in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less. तो सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम वत्सला शुक्ला है और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल IIT सॉर्टेड पे। अभी जो आपने कोट सुनी ये मैडम क्यूरी ने बोली थी एंड इट अप्लाइज वेरी वेल टू अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स. So now it's time to beat your fear, understand more so that you can fear less, and for that you are at the right place, IIT sorted. तो आज हम लोग IIT 2026 फिज़िक्स के बचे हुए 5 सवाल करने वाले हैं. पहले के 2 वीडियोस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कंप्लीट कर लिया था. अब हम लोग 11 to 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे एंड इसके बाद हमारा IIT 2026 फिज़िक्स के सॉल्यूशंस कंप्लीट हो जाएंगे. ये वीडियो 3 पार्ट में इसलिए आई बिकॉज अगर मैं एक ही पार्ट में सब कुछ कराती तो बहुत लंबी हो जाती वीडियो एंड मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ सुपरफिशियली एक्सप्लेन करूँ. मैं एक एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन कर रही थी तो इस वजह से ये वीडियो 3 पार्ट में आई है. अगर आपको और कोई क्वेश्चन बाकी सारे क्वेश्चंस भी देखने हैं तो आप लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ज़रूर देख लेना. एंड आज के इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 to क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट करने वाले हैं. बिफोर स्टार्टिंग मैं फिर से बता दूं कि वीडियो को 1.5x पे देखना बिकॉज मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी स्लो है और मेरी हैंड राइटिंग को भी थोड़ा सा इग्नोर करना, टैबलेट पे अच्छी नहीं बनती है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से. ओके, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. मतलब आई वुड से कि पेपर में it was like one of the toughest question of the entire paper of IIT 2026 physics. So yeah, let's get to it. An experimental study of the photoelectric effect involves a metal of work function phi naught. Okay. Metal of work function phi naught. What is the smallest wavelength of the incident photon? Smallest wavelength पूछी है. To photoemit an electron of mass m which has the same de Broglie wavelength as that of incident photon. Given h as the Planck's constant, c is the speed of light, and phi naught is very very less than mc square. Okay. सबसे पहले ये सवाल पूछ क्या रहा है. बेसिकली ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल है. एक लाइट है जिसका वेवलेंथ हम लोग लैम्डा मान लेते हैं, इसमें गिवन नहीं है तो हम लोग लैम्डा मान लेते हैं. वो एक मेटल जिसका वर्क फंक्शन फाई नॉट है उस पर गिराई जा रही है. ओके, नेक्स्ट क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी जो डी ब्रोई वेवलेंथ है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ द फोटॉन्स. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है आपसे, what is the smallest wavelength of the incident photon to photoemit an electron of mass m which has the same de Broglie wavelength as that of the incident photon. हमें smallest wavelength यहाँ पे निकालनी है. ठीक है, incident photon की. तो पहले जो जो चीज़ें गिवन है उसे लिख लेते हैं यहाँ पे. ओके, देखो अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, फोटोन की हमें वेवलेंथ नहीं दी हुई है तो हम लोग उसे लैम्डा मान लेते हैं. लैम्डा हमारी फोटोन की वेवलेंथ है. और हमें एक और चीज़ पता है कि जो फोटोन की वेवलेंथ होती है, फोटोन की जो एनर्जी होती है, यहाँ पे मैं लिख दूँ दैट इट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन. वेट, फोटोन की जो वेवलेंथ है, ये चीज़ें आप लोग भी अपनी कॉपी में लिख लिया, मतलब जो रफ शीट आपको प्रोवाइडेड होती है उसमें लिख लिया करो, जिससे कि क्या होगा कि आपको बार बार स्क्रीन में नहीं देखना पड़ेगा. जो जो मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइडेड होती है उसे आप अपनी नोटबुक में रफ शीट में लिख लिया करो. ठीक है, तो हमें फोटोन की वेवलेंथ हमने लैम्डा मान ली और हमें क्या गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है m और हमें वर्क फंक्शन दिया हुआ है फाई नॉट. ठीक है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल दे रखा है हमें फाई नॉट, दैट इज इक्वल्स टू फाई नॉट. ओके, और क्या पूछा है, सेम. और एक और चीज़ हमें गिवन है, डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो इक्वल्स टू लैम्डा. अभी देखो सबसे पहले एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी हो जाएगी. हमें पता है एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा होता है. ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन यहाँ पे हम लोग p लिख देते हैं. एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा. ये सारी चीज़ें हमें गिवन है क्वेश्चन में बेसिकली. ठीक है, और हमें क्या गिवन है, और हमें पता है कि लैम्डा ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है. और एक और चीज़ हमें पता है कि डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन द मोमेंटम. प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन h अपॉन mv होता है डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. तो ये चीज़ें हमें गिवन है. इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं एंड इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं. ठीक है, इसे थोड़ा और रीअरेंज करके अगर लिखो, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिल रहा है, दैट मोमेंटम इज इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा. ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2. अब देखो एक और चीज़, हमें यहाँ पे एक तो लैम्डा का एक्सप्रेशन मिल गया
और हमें कौन सा चाहिए, हमें यहाँ पे एक फाई का भी एक्सप्रेशन चाहिए। अब अगर तुम्हें पता हो कि जब कोई भी लाइट गिरती है मेटल पे तो जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ द फोटोन माइनस द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ठीक है, अब एनर्जी ऑफ फोटोन हमें पता है, यहाँ हमने निकाल लिया hc/λ, फाई नॉट हमें क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालें। अब देखो एक चीज़ अगर तुम्हें और पता हो, ठीक है, यहाँ मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ, है ना, काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल्स टू मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m, वेयर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गई √2km। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या निकल के आ गई, p²/2m, और p² की देखो यहाँ पे वैल्यू हमने क्या निकाली थी, h/λ। तो अब इस पूरे को यहाँ पे रख दो, h/λ का अगर स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ तुम्हारे यहाँ पे h²/λ², ओके, इंटू 2m, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में हमने मोमेंटम की वैल्यू रख दी। सो दिस इज इक्वल्स टू, इसे मैं रेड कलर से लिख देती हूँ, वेट, या h²/λ² इंटू 2m इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन हमें पता चल गई कितनी है, हमने इनिशियली निकाली थी, विच इज इक्वल्स टू hc/λ माइनस फाई नॉट। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब देखो अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मान लो हम 1/λ को x मान लेते हैं, ठीक है, लेट्स अज्यूम दैट x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देती हूँ, लेट्स अज्यूम, ओके, अज्यूम, ये अजम्पशन हमने किया है कि x इज इक्वल्स टू 1/λ। ठीक है, 1/λ हम लोग x को मान लेते हैं। अब 1/λ की जगह x रख दो, देखो इक्वेशन कैसे बन रही है तुम्हारी, h², अब 1/λ की वैल्यू x है तो 1/λ² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x², दैट इज h²x²/2m, है ना, इज इक्वल्स टू hc 1/λ की वैल्यू x, तो hcx माइनस फाई नॉट। अब ध्यान से देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है यहाँ पे सबको। अब ये 2m नीचे डिनोमिनेटर के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो नीचे 2m को अगर डिनोमिनेटर से हटाना है तो दोनों साइड 2m से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, h²x² इज इक्वल्स टू 2hcmx माइनस 2m फाई नॉट। ठीक है, अब ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो, नॉर्मली कर लो, नहीं तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दो। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला आई होप सबको पता हो, यहाँ पे लेट मी राइट इट, x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू श्रीधराचार्य फॉर्मूला, -b, है ना। इसे थोड़ा रीअरेंज करके पहले लिख लेते हैं, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट इज h²x² माइनस 2hcmx, है ना, प्लस 2m फाई नॉट इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। फाइन, अब देखो, अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओ। अकॉर्डिंग टू श्रीधराचार्य फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू, इसे मैं अलग पेन से लिख देती हूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू श्रीधराचार्य फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, आई होप श्रीधराचार्य फॉर्मूला सबको पता हो, अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, ओके, अपॉन 2a। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें b पता है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, a होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² एंड c होता है हमारा कांस्टेंट। तो अब यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर दो, तो x हमारा क्या आ रहा है, b क्या है, b है हमारा -2hcm, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास -b की वैल्यू आ गई 2hcm, ये आ गई हमारे पास b की वैल्यू, प्लस माइनस, ओके, अंडर रूट ऑफ b²। अब बेसिकली इसका स्क्वायर कर दो, तो -2hcm का स्क्वायर हो जाएगा 4h², ओके, 4h² c² एंड m², ओके, ये यहाँ पे स्क्वायर, ओके, -4, अभी 4 मत लिखो, वेट, -4 इंटू a इंटू सी, a यहाँ पे क्या है, h² है, और c क्या है, 2m है, तो अगर 4 इंटू 2m इंटू h² तो क्या हो जाएगा, 8h²m, माइनस
-8h²m है ना, अपॉन 2a। ए हमारे पास h² है तो 2h², ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। अब हमें इसे बेसिकली बस सॉल्व कर लेना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यार ये देखो, ये बस यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और रीअरेंज करना है, बस सारा सब कॉमन ऑमन निकालना है तुम्हारा। इसके बाद कुछ बचा नहीं है सवाल में, ठीक है। देखो 2HCM, ये जल्दी जल्दी कर देती हूँ, प्लस माइनस, आई होप इतना खुद से भी कर लोगे, ओके। अंडर रूट ऑफ, अब यहाँ से 4HCM² को कॉमन निकाल लो, सॉरी 4h²C² m² को कॉमन निकाल लो, 4h²C² m² को कॉमन निकाल लो, ठीक है। ये तो बेसिक मैथ्स है, आई होप ये सबको आ रही हो। तो ये यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, यहाँ पे क्या बचा 2, वेट, यहाँ पे बचा हमारे पास 2 और यहाँ पे फाई नॉट भी है, आई एम सो सॉरी, बिकॉज C का वैल्यू है 2m फाई नॉट, ओके, 2m फाई नॉट है। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बचा 2 फाई नॉट अपॉन, और यहाँ से m निकला था, m² निकला था और C² निकला था, तो यहाँ पे mc² एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा क्योंकि ये इसके पास पहले नहीं था, ठीक है। अपॉन में क्या है, अपॉन में है 2h², ठीक है, ये है। अब देखो, अब यहाँ से 4h²C² m² को अगर अंडर रूट के बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, दैट इज इक्वल्स टू 2HCM प्लस माइनस, बाहर निकाल लो, क्या आ गया 2HCM अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2 फाई नॉट अपॉन mc², ओके, अपॉन 2h², कंप्लीट का 2h²। अब 2HCM को कॉमन ले लो बाहर, क्या आ गया, इधर साइड करते हूँ, वेट, इसके बाद फिर मैं यहाँ जा रही हूँ, ओके। 2HCM को कॉमन ले लो, x की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, 2HCM को कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 1, ओके, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2 फाई नॉट अपॉन mc², ओके, mc² अपॉन 2h², ओके। 2h कट गया और यहाँ पे 2h कट गया हमारा, तो अब क्या बचा हमारे पास, फाइनली x की वैल्यू क्या आ रही है, cm अपॉन h इंटू 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2 फाई नॉट अपॉन mc, ओके, mc², सॉरी नॉट mc², ओके। ये आ रही है हमारे पास x की वैल्यू। अब हमने यहाँ पे देखो पहले क्या निकाला था, हमने x को अज्यूम कर लिया था 1/λ, तो अगर हमें लैम्डा निकालना है तो लैम्डा इज 1/x, तो अब अगर हमें लैम्डा निकालना है तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/x, इसको 1 कर दो तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास h/cm, c is the speed of light, m is the mass of electron, into 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2 फाई नॉट अपॉन mc², ओके, पावर -1, बिकॉज ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब देखो हमसे क्या पूछा था, लैम्डा मिनिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा पूछा था। अब अगर किसी भी चीज़ की वैल्यू मिनिमम करनी है तो उसका डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, बिकॉज यहाँ पे जो लैम्डा है वो इस टर्म के, ये जो हमारा टर्म दे रखा है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो ये वाला टर्म जितना ज़्यादा होगा, देखो यहाँ पे पावर -1 है, तो ये वाला टर्म जितना ज़्यादा होगा लैम्डा की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 1, यहाँ पे जो प्लस माइनस है उसको अगर हम लोग प्लस कर दें तो 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2 फाई नॉट अपॉन mc², ये हो जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो हमें इसकी वैल्यू को मैक्स करना है ताकि लैम्डा की मिनिमम वैल्यू निकल सके। तो यहाँ पे हम लोग माइनस नहीं, हम लोग यहाँ पे प्लस ले लेंगे, प्लस माइनस दोनों हो सकता था, तो हम यहाँ पे प्लस लेंगे क्योंकि हमें लैम्डा की मिनिमम वैल्यू चाहिए, जिसके लिए हमें डिनोमिनेटर मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो लैम्डा मिनिमम इज इक्वल्स टू h/cm, ओके, इनटू 1 प्लस मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम लोग प्लस कर देंगे, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2 फाई नॉट अपॉन mc², ओके, पावर -1। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब देखो ये कहीं ऑप्शन में है, यस, पहला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, सो हमारा आंसर हो गया ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं था, बहुत सोचने वाला था। आईआईटी की लेवल से मैं बोलूँगी हाँ काफ़ी अच्छा सवाल था ये, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सोचना था एंड
सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप अच्छे से लिखते, गैदर करते और उसे पूरा कंपाइल करते तो आपका आंसर ये आ जाता. सो दिस वॉज इट अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन. इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, आई वुड से. IIT के लेवल के हिसाब से काफ़ी अच्छा सवाल था. अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सवाल पे, विच इज़ दिस. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. इट्स लाइक जो डायमेंशन वाला सवाल किया था उसके जैसा है, बहुत ही सिंपल है ये. तो इसे सॉल्व करते हैं. सो ये क्या कह रहा है? वेट. The three numbers, number of proton, number of neutron, and the radius characterize a nucleus. Okay. What is the value of R1 by R2? What is the value of R1 by R2? क्या कर रही हूँ मैं? For the value of R1 by R2 for two nuclei characterized by. ओके ये क्या दे रखा है हमारा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है. पहला यहाँ पे दिया है, हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है. 1 is the number of protons, 0 is the number of neutrons मान लो, and R1 is the radius of the first nucleus. ठीक है. एंड यहाँ पर 4 है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसे NP डैश मान लो. ये हमारा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसे NN डैश मान लो. एंड ये है हमारा R2 विच इज़ द रेडियस ऑफ द सेकेंड न्यूक्लियस. हमसे बेसिकली यहाँ पे R1 बाय R2 की वैल्यू पूछी है. ठीक है. R1 R2 हमारे क्या है? रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस. यहाँ पे देखो द रेडियस कैरेक्टराइज न्यूक्लियस. ओके. तो अब अगर तुम्हें एक चीज़ पता हो, यहाँ देखो, हमें पता है रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वेट, रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू R0 A की पावर 1/3. जहाँ पे हमारा A क्या है? A है हमारा मास नंबर एंड R0 एक एम्पिरिकल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.2 to 1.3 फर्मी होती है. फर्मी यानी कि 10⁻⁻15 मीटर. ओके. तो लेकिन इससे हमें जो चीज़ चाहिए वो ये है कि R इज़ प्रोपोर्शनल, दैट इज़ द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास की पावर 1/3. ठीक है. क्यूब रूट ऑफ एटॉमिक मास. अब एटॉमिक मास हमें पता है क्या होता है? बेसिकली मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. इनका जो सम होता है वही हमारा एटॉमिक मास होता है. अब देख लो दोनों रेडियस में क्या दे रखा है. इसी हिसाब से हमारा जो R1 है, R1 विल बी प्रोपोर्शनल टू A1 की पावर 1/3. ओके. एंड R2 विल बी प्रोपोर्शनल टू A2 की पावर 1/3. ओके. A2 की पावर 1/3. तो हमारा बेसिकली R1 बाय R2 कितना आ जाएगा? R1 बाय R2 विल बी इक्वल टू A1 बाय A2 की पावर 1/3. ओके. बस यही सिंपल, यही निकालना है अब हमें. तो अब देखो सबसे पहला जो R1 है उसमें A की वैल्यू कितनी है? A1 की वैल्यू कितनी है? दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने दे रखे हैं? 1. और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है. तो A1 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 1. दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ठीक है, A2 की वैल्यू निकालो. A2 में हमें प्रोटॉन्स 4 दे रखे हैं, न्यूट्रॉन्स 4 दे रखे हैं, तो 4 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 8. तो हमारे यहाँ पे A2 की वैल्यू हो गई 8. ठीक है. इसकी पावर 1/3 हमारा है रेडियस का रेशियो. ओके. R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू 1/8 की पावर 1/3. ठीक है. तो अब हमें पता है 1/8 किसका क्यूब रूट होता है? 2 का क्यूब, 8 जो है वो उसका क्यूब रूट क्या होता है? 2. तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 1/2. और 1 क्या होता है? 1 का क्यूब रूट तो 1 ही होता है. तो हमारी R1 बाय R2 की वैल्यू आ गई 1/2. ठीक है. बिकॉज क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2 एंड क्यूब रूट ऑफ 1 इज 1. तो हमारी R1 बाय R2 की वैल्यू आ गई 1/2. देखो यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A. ये बहुत ही सिंपल सवाल था जो कि था रेडियस से रिलेटेड. हमारा रेडियस का रेशियो बताना था. बस इसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यही था कि जो रेडियस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है क्यूब रूट ऑफ मास नंबर के. ठीक है. बस यही इसका नॉर्मल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था. बाकी तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था. इट वॉज जस्ट प्रोपोर्शनलिटी. यहाँ पे केवल प्रोपोर्शनलिटी निकालनी थी. ओके. अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं. A jar is filled with 2 monoatomic non-interacting gases. Wait. A jar is filled with 2 monoatomic non-interacting gases A and B with total masses Ma and Mb respectively. The molar mass of A is double the molar mass of B. If the jar is kept at temperature T, what is the ratio of total pressure of the combined gas to the partial pressure due to the gas? देखो यहाँ पे बेसिकली हमें पूछा है दैट इज P टोटल अपॉन PA का रेशियो पूछा है. ठीक है. P टोटल क्या है? हमारा टोटल प्रेशर ऑफ गैस एंड PA हमारा है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A. तो अब अगर तुम्हें एक चीज़ पता हो
जब कोई एक सिस्टम में कई सारी गैसेस कंबाइंड होती हैं तो उनका टोटल प्रेशर कुछ है। अगर तुम्हें किसी एक पर्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस इनटू द टोटल प्रेशर। तो बेसिकली यहाँ पे जो PA होता है हमारा, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A, इट इज इक्वल्स टू सॉरी नॉट मोलर मास, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ये होता है हमारा किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर इन अ कंबाइंड मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो अब हमें सिंपली P टोटल अपॉन PA का फॉर्मूला, PA का रेशियो निकालना है। तो अब यहाँ पे रखो ज़रा, P टोटल अपॉन PA इज इक्वल्स टू P टोटल अपॉन PA की वैल्यू रख दो, दैट इज काई A इंटू P टोटल। तो P टोटल कैंसिल हो गया, हमारा जो रेशियो आएगा वो 1 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ A आएगा। तो जो गैस A है उसके मोल फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हमारा P टोटल अपॉन PA का रेशियो आ जाएगा। तो अब हमें सिंपली इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, अब हमें केवल मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना है और उसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो हमें पता है, अब हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, ठीक है। हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। ये होता है हमारा मोल फ्रैक्शन। ये कलर जा रहा है इसके साथ, हाँ आई गेस जा रहा है, नहीं यार दूसरा कलर यूज़ कर लेते हो, वेट लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर, क्योंकि फिर वो सेम कलर लग रहा है एकदम। हाँ डार्क कलर लेते हो थोड़ा, यस ठीक है। हाँ हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ A हमारा कितना हो जाएगा, इट इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, दैट इज़ द टोटल मोल्स। मतलब किसी भी किसी में भी जो मोल फ्रैक्शन होता है दैट इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पर्टिकुलर कंपोनेंट जिसका आप मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हो अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट। ओके, सो अब नंबर ऑफ मोल्स का हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज इक्वल्स टू द गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास ऑफ A कितना है, MA है, ओके MA अपॉन मोलर मास ऑफ A को हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, हम लोग ZA मान लेते हैं, ठीक है। द मोलर मास ऑफ A इज ZA, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, दैट इज मोलर मास ऑफ A अपॉन ZA, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कितना हो जाएगा, गिवन मास ऑफ B अपॉन द मोलर मास ऑफ B, दैट इज हम लोग इसे ZB मान लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन है कि द मोलर मास ऑफ A इज डबल द मोलर मास ऑफ B। तो हमें बेसिकली क्वेश्चन में गिवन क्या है कि जो ZA है दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ZB। अब ये यहाँ पे वैल्यू रख दो, ठीक है। अब चाहे तुम ZB को 1 अपॉन ZA अपॉन 2 लिखो या फिर ZA को तुम 2ZB लिख दो, तो ZA को हम लोग 2ZB लिख देते हैं। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं M अपॉन 2 टाइम्स ZB, ओके, अपॉन MA, यहाँ पे लिखो MA अपॉन 2 टाइम्स ZB अपॉन MA अपॉन 2 टाइम्स ZB प्लस MB अपॉन ZB, ठीक है। अब यार देखो ZB हर तरफ डिनोमिनेटर में है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ZB को कैंसिल हटा दो यहाँ से। अब हमारे पास एंड में बचा क्या, हमारे पास बचा MA अपॉन 2 अपॉन MA अपॉन 2 अपॉन MA अपॉन 2 प्लस MB, ये हमारे पास बचा। ये हमारे पास क्या आ गई, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। लेकिन हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ A तो निकालना नहीं था, हमें 1 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना है। तो अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो जो हमारा P टोटल अपॉन PA है दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ A विच इज इक्वल्स टू MA अपॉन 2, ओके, प्लस MB अपॉन MA अपॉन 2, ओके। अब इसे हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज P टोटल अपॉन PA इज इक्वल्स टू 1 प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा, क्या आ गया हमारे पास 2MB अपॉन MA। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, दैट इज 1 प्लस 2MB अपॉन MA। देखो ये कहीं मैच कर रहा है, 1 प्लस 2MB अपॉन MA, पहला ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आ रहा है।
ओके तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत मतलब कुछ डिफिकल्ट नहीं था इस सवाल में, नॉर्मल बस आपको इतना पता होना चाहिए था कि मोल, बस अगर आपको इतना पता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ पर्टिकुलर गैस है दैट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू द टोटल प्रेशर, अगर आपको इतनी चीज़ पता थी तो मोल फ्रैक्शन निकालना फिर सबको आता ही है, विच इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पर्टिकुलर कंपोनेंट जिसका आप निकालना चाहते हो अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट, तो इसी वजह से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा हमारे पास, मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, बस आपको ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए थी, एक तो ये पता होना चाहिए था और एक ये पता होना चाहिए था, बाकी इस सवाल में कुछ भी ऐसा नहीं था। सो हाँ, इट वॉज ईजी क्वेश्चन आई वुड से। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 14। ये भी ईजी क्वेश्चन है, ये भी बहुत डिफिकल्ट नहीं था। सो या लेट्स स्टार्ट। 3 infinite plane sheets which have uniform positive surface charge densities sigma, sigma and 2 sigma arranged parallel to each other with the separation of d as shown in the figure. A spherical Gaussian surface S of radius d by 2 has its center on the middle sheet. Which of the following statements regarding the electric flux through the left hemisphere and electric flux through the right hemisphere of the Gaussian surface is correct? ठीक है, बेसिकली हमें यहाँ पे तीन पैरेलल प्लेट्स दे रखी हैं विच आर इन्फिनिटली लॉन्ग शीट्स, एंड अब हमें बताना है कि जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है एंड राइट हेमिस्फीयर है इनमें से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है उनका रिलेशन क्या है, बेसिकली बराबर है या कोई डबल है या कोई ज़्यादा कम, बेसिकली हमें इतना बताना है। तो देखो, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने 3 अलग अलग कलर से यूज़ कर लिया है। वहाँ पे आपको एग्जामिनेशन हॉल में ये सब डायग्राम्स खुद से, मतलब डायग्राम क्या, सिंपली एक रफ ऐसे बना लेना 3 लाइन, बस इलस्ट्रेशन के लिए कि आप लोगों को ईजी हो जाए क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, नहीं तो क्योंकि आप स्क्रीन में नहीं लिख सकते ना, ऐसे नीट वीट का पेपर होता है तो उसमें वहीं इसी डायग्राम में बना लिया, बट ऑब्वियसली आईटी के पेपर में ऐसा नहीं कर सकते, तो 3 ऐसे रफ प्लेस बना लो एंड उस पर बस चार्ज लिख के ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये 3 हमें यहाँ पे प्लेस से रखे हैं, सिग्मा, सिग्मा एंड 2 सिग्मा के। अब एक चीज़ अगर तुम्हें पता हो, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पूछा है तो हमें पता है, पहले यहाँ मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी लिख दूँ। हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए। ठीक है, ई डॉट डी ए के बराबर होता है, ई डॉट डी एल में ई डॉट ए के बराबर होता है। ठीक है, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज ई ए कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे जो एरिया है वो तो कांस्टेंट है, एरिया कहीं चेंज नहीं हो रहा है कि एक्सपैंड कर रहा हो रेडियस या डिक्रीज कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मतलब एरिया हमारा कांस्टेंट है। तो बेसिकली हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो जिधर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी उधर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। तो हमें बेसिकली अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है लेफ्ट रीजन और राइट रीजन में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, थिन शीट्स, इन्फिनिटली लॉन्ग थिन शीट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, आप उससे कितना भी दूर चले जाओ या फिर कितना भी पास रहो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहती है, विच इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अब हम सिंपली क्या करें, अब हम लोग लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी उसका फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब देखो, अब सबसे पहले हम लोग ग्रीन वाले प्लेट की वजह से बात करते हैं, किधर साइड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो पॉजिटिव है तो अवे होगी, अगर नेगेटिव होता तो टूवर्ड्स होती, बट यहाँ पॉजिटिव है तो अवे होगी, तो इधर साइड यानी कि, और ये हमारा जो है, वेट, ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है एंड ये वाला हमारा नेगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है, ओके हाँ, अब देखो ग्रीन वाले की वजह से इधर साइड होगी अवे फ्रॉम इट, पॉजिटिव डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, बिकॉज इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। और राइट वाले रीजन में देखो कितनी हो जाएगी, मतलब अवे फ्रॉम इट ही होगी, पॉजिटिव रीजन में होगी, दैट इज कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। अब ऑरेंज वाले की वजह से देखते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर में कितनी होगी, अवे फ्रॉम इट, इधर साइड होगी नेगेटिव डायरेक्शन में, कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, एंड राइट वाले रीजन में इधर साइड होगी पॉजिटिव डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम इट, कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं ब्लू वाले की वजह से कितना होगा। ब्लू वाले की वजह से सबसे पहले लेफ्ट वाले रीजन में अवे फ्रॉम इट, इधर साइड होगी कितनी, नेगेटिव डायरेक्शन में, कितनी, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, एंड इधर साइड भी जो लेफ्ट राइट वाला रीजन है उसमें भी इधर ही साइड होगी कितनी, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगी लेफ्ट और राइट दोनों रीजन में, एंड जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी उधर साइड भी फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, वो हमने निकाल लिया पहले। ठीक है, तो अब लेफ्ट वाले रीजन में हम लोग पहले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। लेफ्ट वाले रीजन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेट, हाँ, कितनी हो जाएगी? देखो यहाँ दो टर्म्स नेगेटिव में है, तो बेसिकली यहाँ हो जाएगा -2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गई। अब ये माइनस माइनस यहाँ पे हो गया -3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा, तो ये टर्म कैंसिल हो गया। बेसिकली हमारे पास बचा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में आ रही है यहाँ पे। ठीक है, ये माइनस साइन केवल डायरेक्शन के लिए है यहाँ पे। ओके, तो ये आ गई हमारी लेफ्ट रीजन में। और अब देखो राइट रीजन का निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द राइट रीजन कितनी हो जाएगी? देखो इधर साइड दो हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा, ये देखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, एंड नेगेटिव डायरेक्शन में कितना है? -2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लो, नेट हमारा 0 आ रहा है, तो नहीं राइट वाले रीजन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है। राइट वाले रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो अब सिंपली देख लो किधर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब ये, नेगेटिव साइन का मतलब ये मत समझ लेना कि 0 से कम है। नेगेटिव साइन यहाँ पे डायरेक्शन बता रहा है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर साइड होगी, नेगेटिव वाले डायरेक्शन में। तो अब देखो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? लेफ्ट वाले साइड ज़्यादा है, तो इसी वजह से जो फ्लक्स होगा वो भी लेफ्ट वाले साइड ज़्यादा होगा। दैट इज flux in the left direction will be greater than flux in the right direction। देखो कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन है, बस सिंपल ये ऐसे आ गया। ये बहुत क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। एंड हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ IIT 2026 फिजिक्स। एंड ये भी काफ़ी अच्छा सवाल था, मतलब ठीक ठाक सवाल था। ये एक चीज़ है, कार्नोट्स इंजन जो है वो हमारे नीट एंड इन सब के सिलेबस में नहीं है, वहाँ पर नहीं मेंशन है, बट IIT के सिलेबस में मेंशन था। एंड क्वेश्चन आ गया कार्नोट्स इंजन से, तो बेटर यही होगा कि आप लोग सिलेबस फॉलो करो। कोई भी जो IIT का गिवन स्पेसिफिक सिलेबस है आप लोग उसे फॉलो करो तो वो बेटर होगा, क्योंकि अगर आप लोग नॉर्मली नीट के ही सिलेबस से करोगे या फिर JEE के, तो उसमें JEE एडवांस की बात नहीं करी, JEE मेंस की बात कर रही हूँ, तो उसमें कार्नोट्स इंजन नहीं है, बट IIT के सिलेबस में दिया था एंड कार्नोट्स इंजन से क्वेश्चन भी आ गया, तो हाँ कर लेना। सो सिलेबस देख के तैयारी करना, जितना IIT के सिलेबस में दे रखा है वो सब पढ़ लो। ओके, सो या दिस क्वेश्चन कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ IIT 2026 physics, here it is. Consider two Carnot engine of efficiencies N1 and N2. The first engine absorbs heat Q1 from reservoir A and releases Q2 to a heat reservoir B. The second engine takes Q2 from B and releases Q3 to a heat reservoir C. If Q1 is greater than Q2 greater than Q3, what is the net efficiency of this combined system ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कार्नोट्स इंजन? देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बना के लाई हूँ कि कैसे हो रहा है, बट वहाँ पे आप रफली अगेन खुद से बना लेना। ओके, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि दो कार्नोट्स इंजन यहाँ पर लिए हुए हैं, यहाँ पे एक सिंगल कार्नोट्स या डबल कार्नोट इंजन लिया गया है। ठीक है, क्या हो रहा है उसमें, जो इंजन 1 है वो हीट रिजर्वॉयर A से कितनी, एक सेकेंड, वो हीट रिजर्वॉयर A से ले रहा है Q1 हीट, ओके, एंड देन Q2 हीट रिलीज कर दे रहा है रिजर्वॉयर B को, एंड जो इंजन नंबर 2 है वो B से ले रहा है Q2 हीट और Q3 मतलब रिलीज कर दे रहा है इन द हीट रिजर्वॉयर C। तो अब हमसे बेसिकली नेट एफिशिएंसीज ऑफ द कंबाइंड सिस्टम, और हमें N1 दे रखी है, इंजन 1 की जो एफिशिएंसी है वो N1 दे रखी है और इंजन 2 की दे रखी है N2। अब हमें कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ बोथ द सिस्टम्स पूछ रखा है। ठीक है, सबसे पहले एक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। हमें पता है किसी भी कार्नोट्स इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है, इट इज इक्वल्स टू द वर्क डन अपॉन द हीट प्रोवाइडेड। वर्क डन कितना होता है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द हीट एब्जॉर्ब्ड एंड द हीट रिलीज्ड। तो इसने सबसे पहले जो पहला कार्नोट्स इंजन है उसने Q1 हीट ली एंड उसने Q2 हीट रिलीज कर दी। ठीक है, Q1 माइनस Q2 अपॉन कितनी ली, Q1। बेसिकली Q1 माइनस Q2 इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितनी हीट उसने वर्क करने में लगाई अपॉन जितनी हीट उसने ली, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट्स इंजन। ठीक है, तो उसने Q1 ली, Q2 रिलीज कर दी, यानी Q1 माइनस Q2 का उसने काम किया और उसने ओरिजिनली ली कितनी थी, Q1। अब इसे थोड़ा अच्छे से लिख लो, दैट इज N1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 बाई Q1 भी लिख सकते हैं,
ओके। और इसे अगर हमें Q2/Q1 निकालना है तो Q2/Q1 इज इक्वल्स टू, वेट, तो हमारा यहाँ पे क्या निकल के आ गया, Q2/Q1 इज इक्वल्स टू 1 - N1। ठीक है, ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, Q2/Q1 का हमें वैल्यू पता चल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग इंजन नंबर 2 की बात करते हैं। इंजन नंबर 2 ने Q2 हीट ली एंड Q3 रिलीज कर दी, यानी उसने नेट काम कितना किया, Q2 - Q3 का काम किया, और उसने लिया कितना था ओरिजिनली, Q2। ओके, सो N2 हमारा हो गया Q2 - Q3 अपॉन Q2। ओके, ठीक है, जितनी हीट ली है माइनस जितनी हीट रिलीज कर दी अपॉन जितनी हीट ली थी। सो अगर इसे भी हम लोग थोड़ा अच्छे से लिख दें तो N2 हमारा कितना हो गया, 1 - Q3 अपॉन Q2। ओके, सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज Q3 अपॉन Q2 इज इक्वल्स टू 1 - N2। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखो हमसे नेट एफिशिएंसी ऑफ द एंटायर सिस्टम पूछ रखा है। तो अब देखो इस पूरे को अगर हम लोग एक सिस्टम मान लें तो हीट रिजर्वॉयर ए से पूरे सिस्टम ने कितनी हीट ली, Q1 ली, और हीट रिजर्वॉयर सी जो कि आखिरी है उसे कितनी हीट दे दी, Q3। तो इसकी नेट एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, Q1 - Q3, दैट इज हीट टेकन, दैट इज Q1 - Q3 विच इज हीट रिलीज्ड अपॉन हीट टेकन विच इज Q1 अगेन। ओके, सो नेट एफिशिएंसी को हम लोग n मान लेते हैं, यहाँ पे लिखते हो, नेट एफिशिएंसी को हम लोग n मान लेते हैं। n हमारा कितना है, Q1 - Q3 अपॉन Q1। ठीक है, इसे भी थोड़ा अच्छे से रख लो, क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 - Q3 अपॉन Q1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास नेट एफिशिएंसी ऑफ दिस एंटायर सिस्टम। अब देखो हमें पता है, यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, n इज इक्वल्स टू 1 - Q3/Q1 है। अगर Q3/Q1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो ध्यान से देखना, Q3/Q1 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, Q3 अपॉन Q2 इंटू Q2 अपॉन Q1। ठीक है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स तो फिर कैंसिल हो जाएंगे, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, हमने स्टार्टिंग में Q3 और Q3/Q2 की वैल्यू निकाली थी विच वॉज 1 - N2, एंड हमने Q2/Q1 की भी वैल्यू निकाली थी विच इज़ 1 - N1। तो अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू 1 - Q3/Q2 की वैल्यू कितनी है, हमारा है xn। Q3/Q2 की वैल्यू आई थिंक 1 - N2, या Q3/Q2 की वैल्यू है 1 - N2, एंड Q2/Q1 की वैल्यू कितनी है, 1 - N1। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, हमारी नेट एफिशिएंसी आ गई, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस, यहाँ पे कितना आया, 1 × 1 दैट इज 1, 1 × -N1 दैट इज इक्वल्स टू -N1, and -N2 × 1 is -N2, and -N2 × -N1 is equals to +N1 N2। ये आ गई हमारी नेट एफिशिएंसी। इसे अब खोल लो, क्या आ गया, 1 - 1 + N1 + N2, ओके, -N1 N2। ये तो नॉर्मल अपना बेसिक मैथ्स है। ठीक है, ये कट गया क्योंकि +1 - 1 0 हमारा हो गया, दैट इज इक्वल्स टू N1 + N2 -N1 N2। ये आ गई हमारी नेट एफिशिएंसी विच इज़ n। देखोगे ये आंसर है N1 + N2 -N1 N2। यस, पहला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो अगेन ये भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारे सारे IIT 2026 फिजिक्स के सारे क्वेश्चन नंबर 1 to 10, क्वेश्चन नंबर 1 to 15। अगर मुझे ये बताना हो, ये मतलब अगर इसमें डिसाइड करना हो कि कौन सा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट कैटेगरी में आता है, कौन सा इजी, देखो ये अगेन सब्जेक्टिव है सबके लिए, क्योंकि हो सकता है कोई क्वेश्चन किसी को बहुत ही इजी लगे, वो मुझे डिफ़िकल्ट लग सकता है, कोई क्वेश्चन मुझे इजी लग रहा है वो किसी और को डिफ़िकल्ट लग सकता है, इट्स सब्जेक्टिव। बट स्टिल अगर एक बहुत ही जनरलाइज्ड वे में देखूँ तो अगर हम लोग ये बोलें कि कौन सा क्वेश्चन, तो इसे आई वुड पुट इन द मीडियम क्वेश्चन कैटेगरी। ठीक है, इसे मीडियम क्वेश्चन की कैटेगरी में डाला जाएगा, बिकॉज अगेन थोड़ा सा दिमाग लगाना था, इसे उतना सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी। मैंने तो यहाँ काफ़ी सॉल्व करके भी दिखाया था, बट इसे उतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो इसे मैं मीडियम कैटेगरी में ही रखूँगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी मीडियम कैटेगरी में ही रखा जाएगा, ये भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। ओके, दिमाग लगाना था बस थोड़ा सा।
एंड ये भी आई थिंक मीडियम कैटेगरी में ही जाएगा। ईजी में मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि अगेन इन क्वेश्चंस में थोड़ा आपको दिमाग खोल के बैठना पड़ेगा, अदरवाइज गलती होने के चांसेस इनमें ज़्यादा हैं, ठीक है। एंड इसको तो यार ये इजी कैटेगरी में था, इसे मैं मीडियम में भी नहीं डालूंगी। अगर आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एटलीस्ट इस लेवल का क्वेश्चन तो आपको बिना किसी प्रॉब्लम के कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इसे तो मैं इजी की कैटेगरी में डालूंगी। इट्स सब्जेक्टिव, हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, बट अगेन थोड़ा अगर जनरलाइज्ड की बात करें तो आई वुड से इट वाज एन ईजी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू आईआईटी लेवल। इसे मैं डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में डालूंगी, ये काफ़ी सोचने वाला सवाल था। एंड हाँ, इसमें हो सकता है कई लोग अटक गए हों, ठीक है। तो इसे डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में डाला जाएगा। कमिंग टू दिस, ये भी यार मीडियम की कैटेगरी में था, ठीक है। ये भी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था, ना ही बहुत इजी था। यहाँ पे हो सकता है किसी से कैलकुलेशन एरर थोड़ी बहुत हो जाए इधर उधर का, तो इसीलिए मैंने इसे मीडियम कैटेगरी में डाला है। नेक्स्ट, इसमें यार मैथ्स यूज़ हुई है पूरी, ये फिज़िक्स का सवाल उतना था नहीं, ज़्यादातर मैथ्स का सवाल था। इसे डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में डाल सकते हो क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस थोड़े से कंफ्यूजिंग टाइप के हैं, ठीक है। हो सकता है किसी से प्लस माइनस का एरर हो जाए तो वो ऑप्शन हो सकता है उसका मैथ, क्योंकि बहुत ही सिमिलर ऑप्शंस दे रखे हैं ना, तो इस वजह से इसे डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में डाला जा सकता है। ओके, नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ये मीडियम कैटेगरी का था बिकॉज अगेन यहाँ पे कंफ्यूजन थी वो इंड्यूस्ड वाली एंड ऑल, तो इसे मीडियम कैटेगरी में डालेंगे। एंड अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला इजी था यार, ये तो एकदम डायमेंशनल एनालिसिस का एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो इसे तो इजी की ही कैटेगरी में डालेंगे। ओके, नेक्स्ट, इसे डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में डाल सकते हैं बिकॉज थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो सकती थी, ठीक है। थोड़ा मोमेंटम का आपको पता होना चाहिए, तो ठीक है, इसे डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में डाला जा सकता है। मतलब आई वुड से इट वॉज मीडियम टू डिफ़िकल्ट, नॉट एग्जैक्टली डिफ़िकल्ट, नॉट एग्जैक्टली मीडियम, ठीक है। ओके, और ये वाला सवाल, हाँ ये डिफ़िकल्ट था, ये काफ़ी अच्छा सवाल था। इसमें सोचना था आपको और थोड़ा दिमाग लगाना था, साथ में कैलकुलेशन भी थी, लेंदी भी था, तो ये बढ़िया सवाल था। ये तो यार बहुत ईजी, आई वुड से ये तो सबसे ईजी क्वेश्चन था इस पूरे पेपर का, ये तो ईजी के ही कैटेगरी में जाएगा। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू दिस वन, ये भी यार ईजी था, चलो इसे मैं ईजी टू मीडियम बोल देती हूँ, बट अगेन ईजी ही था ये क्वेश्चन, ठीक है। और ये भी इजी, चलो इसे भी इजी टू मीडियम बोल दो, बट अगेन आई वुड से यार ये भी इजी क्वेश्चन था। अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तो चलो अगेन खैर मीडियम बोल देते हैं इसे। ओके, एंड दिस वाज आल्सो, चलो इसे मीडियम टू टफ भी बोल सकते हैं बिकॉज हो सकता है किसी से कोई गलती हो जाए, क्योंकि कर्नॉट्स इंजन नॉर्मल सिलेबस में था नहीं, आईआईटी के सिलेबस में था। सो दिस वाज माय एनालिसिस की कितने क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे, इजी थे, बाकी सबका ये अपना पर्सनल है। इसे हो सकता है किसी को जो क्वेश्चन मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है हो सकता है वो किसी को बहुत ईजी लगा हो, एंड तो इसी वजह से इट्स वेरी पर्सनल, इट्स सब्जेक्टिव। एंड ईजी डिफ़िकल्ट ये सब तो यार आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है, आपने कैसे प्रिपेयर किया है, कहाँ से प्रिपेयर किया है, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो इट्स कम्प्लीटली सब्जेक्टिव। मेन चीज़ है कि आप लोग प्रैक्टिस अगर करते रहोगे, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने नए नए तरीके के क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस होगे, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा किसी भी टाइप के क्वेश्चन को टैकल करना इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो बेटर ये होगा कि आप लोग प्रैक्टिस मत छोड़ो, फिजिक्स में प्रैक्टिस करते रहो, डेली प्रैक्टिस कर सकते हो तो डेली प्रैक्टिस करो। अगर अभी मान लो किसी सिचुएशन में डेली प्रैक्टिस नहीं हो रही है तो ऑल्टरनेट डेज प्रैक्टिस तो करो ही करो, जो जो टॉपिक कंप्लीट होता जा रहा है उसकी प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस इज़ द की इन फिजिक्स, प्रैक्टिस के अलावा और फिर कुछ इतना ज़्यादा वो नहीं। अगर तुम प्रैक्टिस डेली कर रहे हो अच्छे से तो तुम्हारी फिजिक्स सॉर्ट हो जाएगी, फिजिक्स में तुम्हारा उतना इशू नहीं आएगा। सो या दिस वॉज इट फॉर फिज़िक्स आईआईटी 2026 फिज़िक्स। हमने इस पूरी फिज़िक्स कंप्लीट कर ली है, 3 पार्ट्स में करी है। मैंने कोशिश किया है कि डिटेल में हर एक चीज़ बताऊं एंड हर एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करूं। तो जैसा कि हमने देखा पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है और बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं होता है, दोनों की रेंज में कहीं ना कहीं बीच में होता है दोनों की। एंड कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होते हैं, कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस मीडियम होते हैं। आई वुड से एग्जैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन जो बहुत ईजी हैं वो तो बस 1-2 से ज़्यादा नहीं होते हैं, 2-3 मैक्सिमम। ओके, सो या आईआईटी का पेपर सोचने वाला होता है। अगर आपके पास थोड़ी सी कंसेप्चुअल थिंकिंग है तो आप आईआईटी का पेपर कर लोगे। एंड कंसेप्चुअल थिंकिंग कैसे बिल्ड होगी, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा आईआईटी में फिजिक्स सॉल्व करना।
सो या दिस वॉज वेरी मच इट अबाउट दिस वीडियो। हमने IIT 2026 की फ़िज़िक्स कंप्लीट कर ली है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको 2026 की केमिस्ट्री भी चाहिए या नहीं। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं केमिस्ट्री के भी सॉल्यूशंस ले आऊँगी। एंड या सो दिस वॉज इट अबाउट फिज़िक्स एंड सी यू ऑल नेक्स्ट वीडियोज़। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको फ्यूचर में कौन सी वीडियोज़ चाहिए, किन टॉपिक्स पे वीडियोज़ चाहिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी वो वीडियोज़ बनाऊँ। एंड अगर आप लोगों को प्रिपरेशन रिलेटेड या कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना एंड मैं वो सब आप लोगों का क्लियर करने की कोशिश करूँगी। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। So yeah, see you all in next video. Till then, stay tuned, stay consistent and stay sorted. Namaskar.